Hello everyone. We are going to start class 8th NCERT History Chapter 6 Civilizing the Native, Educating the Nation. तो देखो पहले के चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि कैसे ब्रिटिश रूलर्स जो थे ना, ब्रिटिशर्स के कारण राजाज, नवाब्स, पीजेंट्स, ट्राइबल्स की लाइफ अफेक्ट हो रही थी। इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि इनका स्टूडेंट्स पर क्या इम्प्लीकेशंस रहा, स्टूडेंट्स पर क्या इम्पैक्ट आया ब्रिटिशर्स का। तो देखो ब्रिटिश ना इंडिया में सिर्फ टेरिटोरियल कंक्वेस्ट या फिर रिवेन्यूज पर कंट्रोल नहीं चाहते थे, उनको ये भी फील हुआ कि उनका एक कल्चरल मिशन भी है। उनको जो इंडिया के नेटिव्स है ना, उनको सिविलाइज करना पड़ेगा, उनके कस्टम्स और वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या चेंजेस लाए जाए, इंडियंस को कैसे एजुकेटेड किया जाए कि वो सिविलाइज्ड हो जाए और ब्रिटिशर्स के लिए अच्छे सब्जेक्ट्स बन जाए। तो ब्रिटिश को कोई भी सिंपल आंसर तो नहीं मिला। इस बात पर कई दशकों तक डिबेट होती रही, हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। तो अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश क्या सोचते थे और क्या उन्होंने किया। जो भी ये आइडियाज है ना एजुकेशन को लेकर, जो आज हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ये कैसे पिछले 200 साल में बने हैं। तो ये जो प्रोसेस रहा इस इंक्वायरी का, किस तरह से एजुकेशन के लिए काम किया जाए, तो इसमें इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया ब्रिटिशर्स के आइडिया को लेकर और किस तरह से उन्होंने अपने खुद के व्यूज बनाए कि इंडियंस को एजुकेट करना है। द ट्रेडिशंस ऑफ ओरिएंटलिज्म। तो देखो 1783 में एक पर्सन थे जिनका नाम था विलियम जॉन्स। ये कलकत्ता में आते हैं और इनको ना एक जो सुप्रीम कोर्ट सेट किया था ना कंपनी ने, उसके जूनियर जज की तरह अपॉइंट किया गया था। तो देखो ये लॉ में तो एक्सपर्ट थे। जॉन्स ना लिंग्विस्ट भी थे, मतलब जो कि कुछ लैंग्वेजेस की अच्छी नॉलेज रखते हैं, वो होते हैं लिंग्विस्ट। तो देखो उन्होंने ग्रीक और लैटिन भाषा ऑक्सफोर्ड से पढ़ी थी और अरेबिक और फ्रेंच और इंग्लिश भी जानते थे, और अरेबिक भी उनको उनके किसी दोस्त ने सिखाई थी। पर्शियन भी उन्होंने सीखी हुई थी। कैलकाटा पर उन्होंने ना पंडितों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया था। उन पंडितों ने उन्हें संस्कृत लैंग्वेज की बारीकियां भी समझाई, ग्रामर और पोइट्री के बारे में भी नॉलेज दी। तो देखो जैसे जैसे वो धीरे धीरे इंडियन टेक्स्ट को पढ़ रहे थे, लॉ, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अरिथमेटिक, मेडिसिन और दूसरे साइंसेस, वो सब इंडियन टेक्स्ट से सीख रहे थे। तो जॉन्स को ना काफी इंटरेस्ट आ गया और जो उनके साथ के ब्रिटिश ऑफिशियल्स कलकत्ता में सेम टाइम पर रहते थे ना, उनके साथ उन्होंने शेयर किया। तो इंग्लिशमैन जैसे कि हेनरी थॉमस कोलब्रुक हो गए या फिर नेथनियल टेलर्ड हो गए, ये भी ये जो एंशियंट इंडियन हेरिटेज था ना, इसको ही डिस्कवर कर रहे थे, इंडियन लैंग्वेजेस को सीखते हुए संस्कृत या पर्शियन वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। तो देखो इनके साथ मिलकर जॉन्स ने ना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित किया और देखो एक जर्नल एशियाटिक रिसर्चेस स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। जोन्स और कोलब्रुक ना आए थे एक पर्टिकुलर एटीट्यूड लेकर इंडिया के लिए। तो उनके मन में ना एंशियंट कल्चर, जो इंडिया का या वेस्ट का दोनों का था, उनके लिए काफी डीप रिस्पेक्ट थी। इंडियन सिविलाइजेशन ना, उनको लगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंशियंट पास्ट में अपनी पूरी ग्लोरी तक पहुंच चुका था और समय के साथ वो डिक्लाइन होती गई ग्लोरी, कीर्ति। तो इंडिया को समझने के लिए ना ये काफी जरूरी था कि जो भी सैक्रेड या लीगल टेक्स्ट है ना एंशियंट पीरियड के, उनको पढ़ा जाए। तो देखो यही टेक्स्ट है जो कि रियल आइडियाज या फिर हिंदू मुस्लिम के लॉज के बारे में बताएंगे, और इन्हीं के बेसिस पर, इन्हीं टेक्स्ट को पढ़ा जाएगा तो इन्हीं के बेसिस पर फ्यूचर डेवलपमेंट होगी इंडिया में। इसीलिए जॉन्स और कोलब्रुक ना एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ने लगे, उनके मीनिंग्स समझने लगे और उनको ट्रांसलेट करके दूसरों को भी अपनी फाइंडिंग्स दिखाते थे। तो ये जो प्रोजेक्ट था, उनका मानना था कि ये सिर्फ ब्रिटिश को इंडियन कल्चर पढ़ने में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि इंडियंस को भी उनका जो पुराना हेरिटेज है ना, वो रीडिस्कवर करने में हेल्प करेगा और उनको समझाएगा कि उनकी जो लॉस्ट ग्लोरी थी ना पास्ट की, उसको पढ़े। इसी प्रोसेस में ना जो ब्रिटिश थे, वो एक तरह से इंडियन कल्चर के गार्डियंस और साथ ही इंडियंस के मास्टर बनते गए। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय सच आइडियाज, इस तरह के आइडियाज से इन्फ्लुएंस जो काफी जो कंपनी ऑफिशियल्स थे ना, उन्होंने आर्ग्यू किया कि ब्रिटिश को चाहिए कि वो वेस्टर्न लर्निंग की जगह इंडियन लर्निंग प्रमोट करे। उनको लगा कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है ना, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए जिसमें एंशियंट इंडियन टेक्स्ट पढ़ाई जाए और साथ ही संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर और पोइट्री पढ़ाई जाए। तो ऑफिशियल्स ने सोचा कि ना हिंदूज और मुस्लिम्स जो भी है, उनको जो उन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, जिसकी वो वैल्यू भी करते हैं, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाना चाहिए, ताकि वो जो सब्जेक्ट जो उनके लिए नए हैं, तभी जो ब्रिटिश लोग हैं ना, वो दूसरों के मतलब इंडियन नेटिव्स के मन में अपने लिए जगह बना पाएंगे। तभी वो एलियन रूलर्स ना बनकर उनसे थोड़े रिस्पेक्ट पाएंगे। तो देखो इसी को बात को ध्यान में रखते हुए एक मदरसा मदरसा कलकत्ता में 1781 में स्थापित किया गया, ताकि अरेबिक या पर्शियन इस्लामिक लॉ वगैरह की पढ़ाई कराई जाए। और हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया बनारस में 1791 में, ताकि एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट जो कि कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करेगा, उसके वो पढ़ाया जाए। इस मॉन्यूमेंट में दिखाया हुआ है कि किस तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ना, एक पंडित और एक मुंशी के साथ बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं,
तो ये पंडित और मुंशी की हेल्प से इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग जो थे ना, वो दोनों का ज्ञान मतलब दोनों भाषाओं को समझते थे। तो ये एक तरह से ओरिएंटलिस्ट थॉट दिखाता है ब्रिटिश पावर का इंडिया में। ओरिएंटलिस्ट मतलब वो हो जाता है जो कि एशिया की लैंग्वेज या कल्चर की थोड़ी स्कॉलर नॉलेज रखते हैं। तो हेस्टिंग्स ने कि ये कलकत्ता में मदरसा का व्यू रखा था। तो देखो सभी ऑफिशियल्स जो थे ना वो सेम व्यूज के नहीं थे। काफी जो थे वो ओरिएंटलिस्ट के क्रिटिसिज्म करते थे ओरिएंटलिस्ट का। ओरिएंटलिस्ट मैंने आपको बताया कि ये इंडियन लैंग्वेज संस्कृत वगैरह इन पर थोड़ा इनको अच्छा माने, एशिया के कल्चर लैंग्वेज की थोड़ी स्कॉलर नॉलेज रखे। तो देखो ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। तो अर्ली 19 सेंचुरी से ही काफ़ी ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे ना वो हेस्टिंग्स जैसे ओरिएंटलिस्ट के विजन को क्रिटिसाइज करते थे। उन्होंने कहा कि ये जो ईस्ट की नॉलेज है, मतलब ब्रिटेन के हिसाब से इंडिया तो ईस्ट में ही आ जाता है ना, तो उन्होंने कहा कि ये जो ईस्ट की नॉलेज है ना इसमें बहुत ज़्यादा एरर्स है और अनसाइंटिफिक थॉट है। ईस्टर्न लिटरेचर जो है वो काफ़ी नॉन सीरियस है, लाइट हार्टेड है। तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटिश को इतना पैसा और एफर्ट नहीं लगाना चाहिए था कि वो अरेबिक या संस्कृत भाषा लिटरेचर वगैरह पढ़ाए। तो जेम्स मिल भी थे, वो भी एक ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने भी ओरिएंटलिस्ट्स पर काफ़ी अटैक किया। तो ब्रिटिश एफर्ट जो था ना उन्होंने डिक्लेयर किया कि उन्हें ना वो नहीं पढ़ाना चाहिए जो नेटिव चाहते हैं या फिर जिसके वो रिस्पेक्ट करते हैं, ताकि उनको प्लीज़ किया जाए या उनके दिल में जगह बनाई जाए। एजुकेशन का एम ये होना चाहिए कि वो लोगों को एजुकेशन को थोड़ा यूजफुल या प्रैक्टिकल चीज़ है ना वो पढ़ाई जाए। तो इंडियंस को साइंटिफिक या टेक्निकल एडवांसेस जो कि वेस्ट ने कर लिया ना वो बतानी चाहिए, ना कि पोइट्री या फिर सैक्रेड लिटरेचर वगैरह। तो देखो 1830s में जो ओरिएंटलिस्ट पर अटैक था ना ये और ज़्यादा बढ़ते गए, मतलब इनका क्रिटिसिज्म बढ़ता गया। तो देखो एक व्यक्ति थे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ये बहुत ज़्यादा मतलब आउटस्पोकन थे और इन्फ्लुएंशियल थे इन क्रिटिक्स में, जो कि ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज करते थे। तो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले को ना इंडिया एक अनसिविलाइज्ड कंट्री दिखा जिसको सिविलाइज करने की ज़रूरत थी। तो कोई भी ब्रांच हो ईस्टर्न नॉलेज की, उनके अकॉर्डिंग उसको इंग्लैंड ने जो भी बनाया ना उससे कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। मैकॉले का कहना था कि इस बात से कौन नकार सकता है कि एक अच्छे यूरोपियन लाइब्रेरी की सिर्फ एक शेल्फ ना पूरे इंडिया या अरेबिया के नेटिव लिटरेचर के बराबर ही है, सिर्फ एक शेल्फ। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना इंडिया में, उसको अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए ओरिएंटल लर्निंग प्रमोट करने में, क्योंकि वो किसी कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है उसका। तो काफ़ी एनर्जी और पैशन के साथ ना मैकॉले ने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने पर जोर दिया। उन्हें लगा कि इंग्लिश अगर इंडियन सीख जाएंगे ना तो वो वर्ल्ड में जो फाइनेस्ट लिटरेचर है उसको पढ़ पाएंगे। और इससे क्या होगा, वो वेस्टर्न साइंस में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई है, फिलोसफी में डेवलपमेंट हुई है, उसको भी पढ़ पाएंगे। इंग्लिश की टीचिंग्स इसीलिए ना एक तरह से लोगों को सिविलाइज करने का अच्छा तरीका है, उनका टेस्ट वैल्यूज कल्चर बदलने का। तो मैकॉले की बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 इंट्रोड्यूस किया गया। ये डिसीजन लिया गया कि इंग्लिश ना हायर एजुकेशन में इंस्ट्रक्शंस का मीडियम बनेगी, और जो भी ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन जैसे कलकत्ता का मदरसा, बंगाल संस्कृत कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज, इनको बैन किया जाए, इनका प्रमोशन ना किया जाए। बैन तो नहीं, इनका प्रमोशन अब और नहीं करना। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस थे ना इनको एक तरह से टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्व्स इनटू डीके, एक तरह से अंधकार के मंदिर की तरह देखा गया इनको इंस्टीट्यूशंस को। इंग्लिश टेक्स्ट बुक ना आज भी स्कूल्स में यूज होती है। लैंग्वेज ऑफ द वाइज। तो देखो मैकॉले कहते हैं कि सभी पार्टीज एक बात पे जरूर मानेंगी कि जो डायलेक्ट्स मतलब लैंग्वेजेस अलग अलग जगह पर बोली जाती है ना इंडिया में, तो उनमें ना तो कोई लिटरेरी है ना ही कोई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा रूड और पुअर भी है। इससे पहले कि उनको किसी भी मतलब कोई दूसरा समूह या क्वार्टर उनको थोड़ा बेटर करे, तो तब तक तो ये उनको ट्रांसलेट करना या फिर उनसे वैल्यूएबल वर्क करना इजी नहीं है। उन्होंने इतना बेकार बताया था मतलब इंडियन लैंग्वेजेस को। एजुकेशन फॉर कॉमर्स। तो देखो 1854 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की लंदन में, उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजा, जिसको इशू किया था चार्ल्स वुड ने। चार्ल्स वुड थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी के प्रेसिडेंट। तो इसे वुड्स डिस्पैच भी कहा गया, वुड्स डिस्पैच। तो देखो इसमें एजुकेशन पॉलिसी जो कि इंडिया में फॉलो होगी वो दिखाई हुई थी, और इसमें भी प्रैक्टिकल बेनिफिट्स जो थे ना यूरोपियन लर्निंग पर, उन पर ज़्यादा जोर दिया हुआ था। ओरिएंटल नॉलेज पर कम था ही नहीं वैसे तो ज़्यादा। तो देखो इस डिस्पैच का बेनिफिट जो था वो ये था, एक प्रैक्टिकल यूज़, कि ये इकोनॉमिक पॉइंट जो था ना उस पर ज़्यादा फोकस करता था। यूरोपियन लर्निंग का उनका कहना था कि इससे ना इंडियंस जो है वो जो ट्रेड और कॉमर्स की एक्सपेंशन है ना उसके एडवांटेजेस को समझ पाएंगे इसकी हेल्प से, और जो डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज है ना कंट्री की उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे।
तो इंट्रोड्यूसिंग यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ, तो इससे क्या होगा, उनका टेस्ट या डिज़ायर भी बदलेंगे, जिससे ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बढ़ेगी और इंडियंस जो है वो अप्रिशिएट भी करेंगे और खरीदेंगे भी उन सामानों को जो कि यूरोप में बनता है। वुड्स डिस्पैच ऑल्सो आर्ग्यूड दैट यूरोपियन लर्निंग, वुड्स के डिस्पैच में ये भी बात थी कि यूरोपियन लर्निंग से ना इंडियंस का मॉरल कैरेक्टर सही हो जाएगा, तो इससे वो ज़्यादा ट्रूथफुल या ऑनेस्ट बन जाएंगे। और इससे बेनिफिट क्या होगा कि कंपनी को ना अच्छे सिविल सर्वेंट्स मिल जाएंगे जिस पर विश्वास किया जा सकता है, डिपेंड किया जा सकता है। तो जो लिटरेचर था ईस्ट का, उसमें ना तो उसमें एरर्स भी बहुत सारे थे, और फिर भी वो लोगों के मन में ड्यूटी या वर्क को लेकर जो कमिटमेंट है ना, उसकी सेंस नहीं डालता था, और ना ही लोगों में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई स्किल्स बढ़ता था। तो देखो 1854 डिस्पैच के बाद कई मेजर्स लिए गए ब्रिटिश द्वारा। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जो है ना गवर्नमेंट के अलग अलग जगह पर सेटअप किए गए, ताकि जो एजुकेशन से रिगार्डिंग जितने भी मैटर्स हैं ना उन पर कंट्रोल थोड़ा जमा सके। स्टेप्स लिए गए और एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम लाया गया 1857 में। जब सिपॉइज दिल्ली मेरठ में रिवोल्ट भी कर रहे थे ना, तब भी यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही थी। यूनिवर्सिटीज़ वर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। तो अटेम्प्ट्स किए गए ताकि चेंजेस लाए जाए स्कूल एजुकेशन के सिस्टम में भी। एन आर्ग्यूमेंट फॉर यूरोपियन नॉलेज, तो वुड्स डिस्पैच जो था ना 1854 में, वो एक तरह से ओरिएंटल लर्निंग को जो अपोज करते थे ना, जैसे मैकॉले जैसे लोग हो गए, इनके लिए काफ़ी ट्रायम्फ था, मतलब जीत का मौका था। उसमें कहा गया था कि हमें ना ऐसा डिक्लेयर कर देना चाहिए कि एजुकेशन जो हम इंडिया में देखना चाहते हैं, वो इंडिया को एक तरह से इम्प्रूव्ड आर्ट्स, मतलब अच्छी आर्ट सर्विसेज फिलोसफी लिटरेचर देगा, यूरोप की एक तरह से यूरोपियन नॉलेज देगा। बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन 19th सेंचुरी, फोटो कैरी है। द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन, तो देखो ये विलियम कैरी है, ये एक स्कॉटिश मिशनरी थे जिन्होंने सेरमपुर मिशन इस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी। तो देखो आर्ग्यूमेंट क्या था कि प्रैक्टिकल एजुकेशन जो है ना, उसको क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे ना इंडिया में 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे, क्योंकि मिशनरीज को ऐसा लगता था कि एजुकेशन जो है ना, उसका मकसद ये होना चाहिए कि वो मोरल कैरेक्टर है ना लोगों का, उसको इम्प्रूव करे, और मोरालिटी को उनका मानना था कि सिर्फ इम्प्रूव किया जा सकता है क्रिश्चियन एजुकेशन के थ्रू। तो 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो मिशनरी एक्टिविटीज़ को इंडिया में अपोज करती थी, क्योंकि उनको डर था कि मिशनरी एक्टिविटीज़ जो है ना लोकल पॉपुलेशन को थोड़ा सा ब्रिटिश प्रेजेंस का शक करवा देंगी। और इसी कारण देखो, जो ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज थी ना, उधर कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे थे, तो मिशनरीज ने ना एक मिशन सेट कर लिया सेरमपोर एरिया में, अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक प्रिंटिंग प्रेस भी सेटअप की गई 1800 में, और एक कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया 1818 में। तो देखो 19th सेंचुरी में मिशनरी स्कूल्स जो है वो ऑल ओवर इंडिया सेटअप हो चुके थे। 1857 के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, वो एक तरह से डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकती थी मिशनरी एजुकेशन को, तो इसलिए एक ऐसी फीलिंग थी लोकल कस्टम्स, उनकी एक ऐसी फीलिंग थी कि एक एक कोई भी अगर लोकल कस्टम्स, लोकल प्रैक्टिसेस, बिलीव्स या रिलीजियस आइडियाज पे मिशनरी एक्टिविटीज के थ्रू अटैक करेंगे ना, तो ये लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भर देगी। एक इस तरह का डर था। व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स, तो देखो हमने पढ़ा कि चिल्ड्रन को किस तरह पढ़ाया गया, मतलब ब्रिटिश एरा में क्या मैकॉले सर के कारण चेंजेस आए। तो ब्रिटिश सर से पहले क्या था, कैसे पढ़ते थे, तो आपने कभी सोचा भी होगा ये सब। तो देखो द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, इसमें बताया हुआ है कि 1830s में ना विलियम एडम, ये एक स्कॉटिश मिशनरी थे। तो वो ना बंगाल के डिस्ट्रिक्ट का टूर करते हैं, बिहार के डिस्ट्रिक्ट का टूर करते हैं। तो उन्होंने उनसे कंपनी ने एक रिपोर्ट मांगी कि भाई क्या प्रोग्रेस है एजुकेशन की वर्नाकुलर स्कूल्स में। वर्नाकुलर मतलब जो कि सब, मतलब एक तरह से देसी इंडियन इंडियन स्कूल्स में। वर्नाकुलर ब्रिटिशर्स के कंटेक्स्ट में ऐसा हो जाता है कि सपोज जो उनकी मेन लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश हो गई, उसके सिवा जो भी लोकल नेटिव लैंग्वेजेस है उनको वर्नाकुलर लैंग्वेजेस कह देते हैं, मतलब आम जन की या फिर एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष की। तो वर्नाकुलर स्कूल्स का भी मतलब यही होगा कि अलग अलग जगह पर जो स्कूल्स है। तो जो एडम की रिपोर्ट थी ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। एडम ने पाया कि 1 लाख से ज़्यादा पाठशाला है बिहार और बंगाल में ही, मतलब सिर्फ बिहार और बंगाल में, पूरे इंडिया की बात नहीं हो रही, सिर्फ बिहार और बंगाल में ही 1 लाख से ज़्यादा पाठशाला है। और ये जो पाठशाला जैसे छोटे इंस्टीट्यूशंस है ना, इनमें सिर्फ एक पाठशाला में 20 बच्चे से ज़्यादा नहीं पढ़ रहे होते। तो देखो फिर भी देखो 1 लाख पाठशाला है, 20 बच्चे हर एक में है, तो भी 20 लाख बच्चे हो गए, 20 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे थे इन पाठशाला में। ये जो इंस्टीट्यूशंस थे ना पाठशाला जैसे, इनको अमीर लोग, वेल्दी लोग या फिर लोकल कम्युनिटी सेटअप करती थी। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि डायरेक्टली कोई टीचर या गुरु गुरु ही इनको शुरू कर दे।
तो जो एजुकेशन का सिस्टम था ना वो बहुत फ्लेक्सिबल था। कई चीज़ें जो थी जो आज के डेट में हम स्कूल से एसोसिएट करते हैं ना वो भी पाठशाला में प्रेजेंट थी। लेकिन देखो कोई भी फिक्स्ड फी नहीं थी, कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, कोई अलग से स्कूल बिल्डिंग नहीं थी, कोई बेंचेस चेयर्स ब्लैक बोर्ड्स या फिर अलग अलग क्लासेस नहीं थी, रोल कॉल रजिस्टर्स नहीं थे, एनुअल एग्जामिनेशंस नहीं थे, ना ही कोई रेगुलर टाइम टेबल था। कई प्लेसेस पर क्लासेस सिर्फ एक बनियन के पेड़ के नीचे कर लेते थे, और कई प्लेसेस पर एक विलेज शॉप या टेंपल के बगल में हो जाती थी या फिर गुरु के घर पे ही हो जाती थी। फी जो है ना वो पेरेंट्स की इनकम पर डिपेंड करती थी। रिच लोगों को ना ज़्यादा फी पे करनी पड़ती थी पुअर से ज़्यादा। तो टीचिंग जो थी वो ओरल थी, और जो गुरु थे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ाना है, जैसे स्टूडेंट्स की नीड हो उसके अकॉर्डिंगली। स्टूडेंट्स को सेपरेट नहीं करते थे अलग अलग क्लासेस में, और सभी को एक साथ बैठना पड़ता था एक जगह पर। गुरु जो है वो लोग बच्चों के ग्रुप से सेपरेटली इंटरेक्ट करते रहते थे अलग अलग लेवल्स ऑफ लर्निंग के हिसाब से, मतलब छोटे बच्चों से अलग, बड़े बच्चों से अलग, इस तरह से। तो एडम ने पाया कि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है ना ये लोकल नीड्स को काफ़ी सूट करता है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पर क्लासेस ना हार्वेस्ट के टाइम पर नहीं करी जाती थी, क्योंकि रूरल चिल्ड्रन जो होते थे वो अक्सर खेतों में काम करते थे। तो इस टाइम पर क्लासेस ही नहीं रखी जाती थी। जो पाठशाला है ना उसको एक और बार फिर से स्टार्ट कर देते थे जब क्रॉप्स को पूरी तरह से कट करके स्टोर कर लिया गया हो। इसका मतलब है कि पीजेंट फैमिलीज के बच्चे भी आराम से पढ़ सकते थे उसमें। न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स। तो देखो मिड 19 सेंचुरी में कंपनी जो थी ना वो हायर एजुकेशन के को लेकर काफ़ी कंसर्न थी। तो उन्होंने लोकल पाठशालास को ना काफ़ी इंटरफेरेंस के बिना काम करने को अलाउ कर दिया था। तो 1854 के बाद क्या हुआ कि कंपनी ने डिसाइड किया कि ये जो वर्नाकुलर एजुकेशन का सिस्टम है ना इसको इम्प्रूव करना है। ऐसा लगा कि ये सिर्फ तभी किया जा सकता है जब ये जो सिस्टम है ना इसमें थोड़ा ऑर्डर लाया जाए, इसमें रूटीन वगैरह ले आए, थोड़े रूल्स ले आए, या फिर इनमें रेगुलर इंस्पेक्शंस करने लग जाए। तो ये कैसे किया जाएगा, क्या मेजर्स कंपनी ने लिए? तो क्या किया कंपनी ने ना, गवर्नमेंट पंडित्स अपॉइंट कर लिए, और हर एक के चार्ज में 4 से 5 स्कूल आ जाते थे। पंडित का काम क्या होता था, पंडित ना हर एक पाठशाला को विजिट करता था और कोशिश करता था इम्प्रूव करने की, जो भी टीचिंग का स्टैंडर्ड हो। हर एक गुरु से को कहा गया कि आप ना पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करते रहो, और क्लासेस जो है वो रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लिया करो। तो टीचिंग अब ना टेक्स्ट बुक बेस्ड होने लग गई, और लर्निंग जो है वो टेस्ट की जाती थी एक एनुअल एग्जामिनेशन के सिस्टम के थ्रू। तो स्टूडेंट्स को अब रेगुलर फी भी देनी पड़ती थी, रेगुलर क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती थी, फिक्स सीट पर बैठना पड़ता था, और डिसिप्लिन के नए रूल्स जो थे उनको भी मानना पड़ता था। पाठशाला जो थे ना जिन्होंने नए रूल्स को एक्सेप्ट कर लिया उसको गवर्नमेंट ग्रांट्स देती थी, और जो नए सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं करते थे उनको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं मिलता था। समय के साथ गुरुज जो कि अपनी इंडिपेंडेंस चाहते थे तो उनको भी मुश्किल होने लग गया पाठशाला चलाना, क्योंकि जो दूसरी उनको गवर्नमेंट एड मिल जाती थी, गवर्नमेंट हेल्प कर देती थी। तो जो नए रूल्स और रूटीन्स थे ना इनके दूसरे भी कॉन्सिक्वेंसेस थे। जो पहले का सिस्टम था इसमें जो पुअर पीजेंट फैमिलीज के बच्चे थे वो भी पाठशाला में चले जाते थे, क्योंकि टाइम टेबल फ्लेक्सिबल सा था। तो जो डिसिप्लिन था ना नए सिस्टम का, इसमें रेगुलर अटेंडेंस की ज़रूरत थी। हार्वेस्ट के टाइम पर भी बच्चों को जाना पड़ता था, लेकिन उस टाइम पर तो बच्चे खेतों में होते हैं। तो क्योंकि वो स्कूल नहीं अटेंड कर पाते थे तो ये एक तरह से इनडिसिप्लिन की तरह देखा गया कि इनमें पढ़ने की इच्छा ही नहीं है। तो देखो श्री औरोबिंदो घोष तो 15 जनवरी 1908 में ना बॉम्बे में इन्होंने एक स्पीच डिलीवर की थी। तो उसमें औरोबिंदो घोष ने कहा कि जो नेशनल एजुकेशन का गोल है ना वो सिर्फ जो स्पिरिट है नेशनैलिटी की वो जगाना है स्टूडेंट्स में। इसके लिए क्या चाहिए, जो अपने पूर्वज है ना उनके जो भी हीरोइक डीड्स रही है उन पर विचार किया जाए, वो पढ़ाई जाए। तो जो एजुकेशन है उसको एक तरह से वर्नाकुलर तरीके से ही पढ़ाया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। औरोबिंदो घोष ने जोर दिया कि जो स्टूडेंट्स है ना उनको अपनी जड़ों से भी जुड़े रहना चाहिए, और इसके साथ ही साइंटिफिक डिस्कवरीज या वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट जो है ना पॉपुलर गवर्नमेंट्स पे उनकी भी पूरी पूरी एडवांटेज लेनी चाहिए। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को ना यूजफुल क्राफ्ट भी सीखने चाहिए ताकि जब भी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत उनको पड़ेगी ना स्कूल्स के बाद तो उसमें वो हेल्प करेंगे। तो एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे ना वो सिर्फ वही लोग नहीं थे जो कि इंडिया की एजुकेशन के बारे में सोचते थे। अर्ली 19 सेंचुरी से ही ना काफ़ी जो थिंकर्स थे इंडिया के अलग अलग पार्ट से उन्होंने भी बात करनी शुरू कर दी थी कि इंडिया में ना एक वाइड स्प्रेड एजुकेशन की ज़रूरत है। तो जो यूरोप में डेवलपमेंट्स हुई थी उससे इम्प्रेस जो कुछ इंडियंस थे ना उन्हें लगा कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंडिया को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करेंगी। तो उन्होंने ब्रिटिश से अर्ज किया कि वो और ज़्यादा स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इंडिया में खोले और ज़्यादा पैसा लगाए एजुकेशन पे। तो दूसरे भी कुछ इंडियंस थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध भी किया, जैसे महात्मा गांधी हो गए या फिर रविंद्रनाथ टैगोर हो गए। ये ऐसे दो ग्रेट इंडिविजुअल्स थे। तो देखो गांधी जी
महात्मा गांधी जी जो थे ना, उन्होंने कहा कि कॉलोनियल एजुकेशन जो है ना, इसके कारण से इंडियंस के माइंड में एक इन्फीरियोरिटी आ गई है। इन्फीरियोरिटी समझते हो, मतलब कि सुपीरियर है कोई, मतलब किसी को बड़ा मानना, इन्फीरियर मतलब किसी को छोटा मानना। अब इंडियंस एक तरह से खुद को छोटा मानने लग गए हैं। तो इसके कारण वो है ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सुपीरियर देखते हैं, और अपना जो उनका गर्व है ना अपने कल्चर को लेकर, वो खत्म हो चुका है। ऐसी एजुकेशन में एक पॉइजन है, महात्मा गांधी जी का ऐसा कहना था, ये पाप है। और इस एजुकेशन से इंडियंस गुलाम बनते जा रहे हैं। तो देखो, वेस्ट में जो चाम है ना, मतलब वेस्ट से ज़्यादा खुश होकर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी वेस्ट से आ रहे हैं उसको हम अप्रिशिएट करने लग जाए। इंडियंस जो भी इन इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे ना, वो ब्रिटिश रूल को एडमायर करना शुरू कर चुके थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि ना एजुकेशन जो है, वो इंडियंस को उनकी इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट रिकवर कराए। तो नेशनल मूवमेंट में ना उन्होंने स्टूडेंट्स को अर्ज भी किया कि आप जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है ना, उनको छोड़ दो। एक तरह से ब्रिटिशर्स को ये संकेत देने के लिए कि अब हम ना गुलामी से खुश खुश नहीं है इंडियंस। महात्मा गांधी जी को स्ट्रांगली लगा कि इंडियन लैंग्वेजेस जो है ना, वो ही टीचिंग का मीडियम होनी चाहिए। एजुकेशन जो इंग्लिश में है ना, उसके कारण इंडियंस थोड़े से तबाह हो रहे हैं, अपने जो सोशल सराउंडिंग्स है उनसे अलग हो जाते हैं, और अपने ही देश में स्ट्रेंजर से बन जाते हैं। तो एक फॉरेन टंग बोले लोकल कल्चर की जगह, इंग्लिश एजुकेटेड जो है ना, वो खुद को मासेस से जोड़ के नहीं देख सकता, मतलब जन समूह से अब खुद को एकता नहीं फील कर सकता। तो जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, महात्मा गांधी जी का कहना था कि इसमें रीडिंग और राइटिंग पर ज़्यादा फोकस है, ओरल नॉलेज पर कम फोकस है। तो इसमें टेक्स्ट बुक की ज़्यादा वैल्यू है बजाय कि एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल नॉलेज के। महात्मा गांधी का कहना था कि एजुकेशन जो है ना, उसको व्यक्ति के माइंड और सोल को डेवलप करना चाहिए। सिर्फ लिटरेसी, मतलब कि पढ़ना लिखना आ जाना है, सिर्फ इतना ही है ना, वो एजुकेशन में काउंट नहीं होता। लोगों को अपने हाथों से भी काम आना चाहिए, एक क्राफ्ट सीखनी चाहिए, और कैसे दूसरी अलग अलग चीज़ों को ऑपरेट करते हैं ये भी जानना चाहिए उन्हें। तो इससे क्या होगा, लोगों का माइंड डेवलप होगा, और उनकी जो समझने की क्षमता है ना, वो भी डेवलप होगी। इस फोटो में ना महात्मा गांधी जी कस्तूरबा गांधी के साथ और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ बैठे हुए शांति निकेतन में, कुछ लड़कियों के ग्रुप के साथ 1940 में। तो देखो, लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन। महात्मा गांधी जी लिखते हैं कि एजुकेशन से मेरा मतलब है एक ऑल राउंड एक ऑल राउंड ग्रोथ, चाइल्ड की या मैन की बॉडी माइंड और स्पिरिट की भी ग्रोथ। लिटरेसी जो है ना, सिर्फ लिखना पढ़ना आ जाना, वो एजुकेशन का एंड नहीं है, बल्कि स्टार्टिंग तक नहीं है ये तो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक मैन और वुमेन जो है ना, वो अब एजुकेट किए जा सकते हैं। लिटरेसी अपने आप में एजुकेशन है ही नहीं। तो इसीलिए वो एक बच्चे की एजुकेशन ना, उसको एक यूजफुल हैंडीक्राफ्ट बनाना सिखाकर स्टार्ट करेंगे, जिससे वो ना एक तरह से उसके बनाने में ही उस बच्चे की ट्रेनिंग हो जाएगी। तो वो एक तरह से उनका मानना है कि हाईएस्ट डेवलपमेंट जो कि माइंड या सोल की पॉसिबल है ना, इसी तरह के एजुकेशन सिस्टम में, ना कि ब्रिटिशर्स जैसा बता रहे हैं वैसे में। और हर हर एक हैंडीक्राफ्ट जिसको मैकेनिकली ना पढ़ाया जा सकता, वो आज साइंटिफिकली किया जा सकता है। मतलब कि हर एक हैंडीक्राफ्ट जो सिर्फ मैकेनिकली ना पढ़ाकर साइंटिफिकली भी पढ़ाया जाए। मतलब कि बच्चा जो है ना, बच्चे को वाई नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ वेयर फॉर और फॉर ऑफ एवरी प्रोसेस, मतलब कि सिर्फ क्यों करना है नहीं, बल्कि कैसे करना है, क्यों करना है, सब पता होना चाहिए। तो जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे ना, वो फैलने लगे। तो जो दूसरे थिंकर्स थे ना, उन्होंने भी नेशनल एजुकेशन के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जो उनकी सोच जो थी ना, वो थोड़ी सी ब्रिटिश सोच से डिफरेंट थी। तो देखो, टैगोर्स एबोर्ड ऑफ पीस, इस फिगर में ना शांति निकेतन में चलती हुई एक क्लास दिखाई हुई है 1930s की। तो देखो, काफ़ी हम में से काफ़ी लोगों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। तो ये शांति निकेतन जो है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये इंस्टीट्यूट 1901 में स्टार्ट किया था। एक बच्चे की तरह ना, टैगोर काफ़ी नफरत करते थे स्कूल जाने से। उन्हें लगा कि ये जो स्कूलिंग सिस्टम है ना, ये सफोकेटिंग या ओप्रेसिव सा है। स्कूल उनको एक तरह से जेल की तरह लगता था, प्रिजन की तरह लगता था, जहाँ पर वो जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते, अपने मन का नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो दूसरे बच्चे थे ना, वो जब टीचर्स को सुन रहे होते थे, तो टैगोर का माइंड घूमता रहता था, मतलब डिस्ट्रैक्टेड से रहते थे। तो जो उनका एक्सपीरियंस था ना स्कूल डेज में कलकत्ता में, तो उसके कारण टैगोर टैगोर जो थे ना, उनके एजुकेशन को लेकर आइडियाज बनने लगे। तो जब वो बड़े हुए, तो उनका इच्छा थी कि वो एक ऐसा स्कूल बनाए जहाँ पर बच्चे खुश हों, जहाँ पर वो फ्री और क्रिएटिव बन सके, जहाँ पर
कोई बच्ची है ना, वो अपने थॉट्स और डिजायर्स को एक्सप्लोर कर सके। तो टैगोर को चाइल्डहुड से ही ऐसा लग रहा था कि टैगोर को लगा कि चाइल्डहुड जो है ना वो सेल्फ लर्निंग का टाइम है, और जो रिजिड या फिर रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन है ना स्कूलिंग सिस्टम का ब्रिटिशर्स ने बनाया है, ये इसके लिए सही नहीं है। तो टीचर्स जो है ना उनको इमेजिनेटिव होना चाहिए, बच्चे को समझना चाहिए, और बच्चे को भी क्यूरियोसिटी डेवलप करने में हेल्प करनी चाहिए। तो टैगोर के अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स थे ना वो एक तरह से बच्चों का नेचुरल डिजायर ही मार देते थे कि वो क्रिएटिव बन सके, या फिर उनकी जो भी सेंस हो सोचने की वो मार देते थे। तो टैगोर को ना इस व्यू के थे कि क्रिएटिव लर्निंग होनी चाहिए, और ये सिर्फ एक नेचुरल एनवायरनमेंट में ही हो सकता है। तो उन्होंने ना कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक रूरल सेटिंग में अपना स्कूल सेटअप किया। तो उन्होंने उसको एक तरह से अबॉर्ड ऑफ पीस की तरह देखा, शांति निकेतन की तरह देखा, जहाँ पर नेचर के साथ हारमोनी में रहते थे बच्चे और अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी बना सकते थे। अ, कई तरीकों से टैगोर और महात्मा गांधी के जो विचार थे ना एजुकेशन को लेकर वो एक से ही थे, कुछ डिफरेंसेस जरूर थे। तो गांधी जी जो थे ना, गांधी जी वो बहुत ज्यादा एक तरह से विरोध करते थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और जो वो मशीन्स टेक्नोलॉजी की बात करते रहते हैं सिर्फ उसकी पढ़ाई का। टैगोर जो थे वो एक तरह से मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन के आइडियाज को कंबाइन करना चाहते थे, जो इंडियन ट्रेडिशन में पहले से अच्छी बात है उनके साथ। तो उन्होंने ना, टैगोर ने साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़ाना सही समझा शांति निकेतन में, लेकिन आर्ट म्यूजिक और डांस भी पढ़ाया जाए। तो काफ़ी जो इंडिविजुअल्स या थिंकर्स थे ना, वो एक तरह से नेशनल एजुकेशन सिस्टम को सोचते रहते थे किस तरह से इसको फैशन किया जाए, मतलब मॉडर्न भी होता रहे, बढ़िया भी होता रहे। तो कई जो थे वो चेंजेस चाहते थे उस सिस्टम में जो कि ब्रिटिश लोगों ने लागू किया था, और फील भी हुआ कि ये जो सिस्टम है ना, इसको ये जो सिस्टम है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है इस तरह से कि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और जो दूसरे जो थे उन्होंने अल्टरनेटिव सिस्टम्स सेटअप करने की अर्ज की, ताकि लोगों को कल्चर के बारे में भी पढ़ाया जाए, जिससे जो कि एकदम ट्रूली नेशनल थी, इंडियन कल्चर वगैरह थी। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। थैंक यू।